हेलो दोस्तों, मैं आपका एसआर स्वागत करता हूं आपका फैम कोचिंग में। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कलाम एकेडमी का पेपर सोलो हम करेंगे। ठीक है। तो पेपर सोलो करने से पहले मैं बता दूं पेपर किस चीज़ का है और आपको किस चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है। तो देखो, सेकंड ग्रेड का पेपर है पहली बात। तो दूसरा, ये माइनर पेपर है साइकोलॉजी का। उसके बाद ये कहने को माइनर है लेकिन इसमें फुल 100 क्वेश्चंस है साइकोलॉजी के। तो हम साइकोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं अभी, और धीरे धीरे फुल जीके का फुल कलाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो अभी तक पेपर के लगभग 5-6 महीने पड़े हैं आराम से। तो आप उसमें टेस्ट सीरीज से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जो कलाम की टेस्ट सीरीज पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो धीरे धीरे अपन सारी जो है, मैं आपको डिटेल से एक एक ऑप्शन का अर्थ यहाँ पे बताऊंगा। तो ध्यान से समझना। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बिना किसी देरी के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने क्वेश्चन इसमें से हो पाएंगे उतने हम करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा क्लास का, क्योंकि सारे तो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर करता है। तो एक तो यहाँ से सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर क्या करता है, तो भाई व्यवहारवादी, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। दिखते ही पता चल रहा है व्यवहार का नियम है, और व्यवहारवादी यहाँ पे नियम पे जो है पूर्णतः डिपेंड करता है, सीखने का नियम। तो ये संज्ञानवादी है, ये ज्ञान पर आधारित है। विकास, अब कुछ लोग ज्ञान भी कर सकते हैं लेकिन मतलब तुक्का भी अगर मारे ना तो ये इस पे ही जाता है। फिर आता है संरचनावादी और विकासात्मक। इसमें तो और तो कुछ देखना नहीं है आपको, बस मेनली यही है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें तो। अब आता है दूसरा क्वेश्चन अपना। अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है, अधिगम मतलब किस चीज की विधि है, वो आपको अधिगम सीखना होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे तथ्यों को याद करने की पहली बात। ठीक है। क्या तथ्यों को याद करने की विधि है, हम कह सकते हैं क्या। उसके बाद सारे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की। ठीक है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा की तैयारी की तो देखो ये अपने लिए है, जैसे परीक्षा आ गई उसकी तैयारी हमने कर ली। ठीक है, हमारे लिए तो वही अधिगम है, लेकिन अधिगम का असली मतलब तो सीखना होता है, मतलब अनुभव प्राप्त करना, कोई नई चीज सीखना, ये चीज होती है। याद करना यानी रटन प्रक्रिया है, तो अधिगम रटन प्रक्रिया पर जोर नहीं देता। तो पहला, ये दूसरा ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। तथ्यों को याद करने की, याद करना भी रटन प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो गया। परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा की तैयारी मतलब एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, रट ही रहे हैं, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बचा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। और एक ऑप्शन आपको इसमें सबसे अलग मिलता है, लगभग मतलब सवालों में आपके 20 सवाल आते हैं सेकंड ग्रेड में, 20 सवालों में लगभग ये अलग मिलता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण का मतलब हो गया, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बाइक की सर्विस करना सीखा, उसमें क्या करना होता है, जैसे उसका मोबिल निकाल दिया और नया मोबिल डाल दिया। वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी की जाए। तो मैंने धीरे धीरे, मैंने वो सीखा हुआ था, अनुभव था मुझे उस चीज़ का, मैंने गाड़ी से निकाला और नया जो ऑयल है वो डाल दिया। अब जो नया ऑयल मैंने डाला उससे मेरे को मतलब क्या सीखा मैंने, कि मेरे को अनुभव था, मैंने उससे कुछ ना कुछ और बनाने का प्रयास है जो किया, यानी अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ये अधिगम है। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बेटा, बताओ जल्दी जल्दी। एक चीज़ और, कमेंट करके पहले, मुझसे पहले कमेंट कर देना कि इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है मेरे बताने से पहले, या 3 नंबर सही है, या 4 नंबर सही है, जो भी हो आपका वो कर देना। ताकि इससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होता है। उसके बाद आप मेरा जो जो है देख सकते हैं। हो सकता है कोई आंसर मुझसे गलत हो जाए तो वो मेरे को बता देना, हो सकता है मे बी, क्योंकि ऐसा नहीं है सबको सब आता है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बताओ भाई किसने दिया था ये, जल्दी जल्दी कमेंट करना, किसने ये दिया था सिद्धांत। तो करो एवं करो, प्याजे कोलर। तो एक चीज़ बता दूं मैं, जो आपका ये परिभाषा है ना सीखना व्यवहार अधिगम की, तो इसमें ये प्याजे और कोलर तो इसमें अधिगम की परिभाषा में नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है निकाल देता हूँ इन दोनों को। तो बच्चे 2 ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे टिक करना है, क्रो एवं क्रो और स्किनर।
तो क्रो एवं क्रो नहीं है यहाँ पे स्किनर की परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये आपको एक रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है, ना साइकोलॉजी बनाने वाले के पास था। हाँ, उसके पास इतना था कि कोई एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा मान लेते ये, तो वो एक ही रहती, लेकिन यहाँ पे 10-10 परिभाषाएं मिल रही हैं अलग अलग, ये कोई रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो ये स्किनर की परिभाषा है, इसमें मैं समझाऊं भी तो क्या समझाऊं। ठीक है, अब आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चुनना है, ध्यान रखना। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। सही कहा, अधिगम एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा था, तो यहाँ से मतलब 3 सत्य हो रहे हैं, तो बिना पढ़े चौथा सत्य हो रहा है। अब हमें पढ़ने सारे जरूरी हैं। फिर हम पढ़ते हैं, मूल प्रवृत्तियों प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। ये जो यहाँ पे क्रियाओं शब्द है, इसमें ये नहीं है, यहाँ पे अपना सीखना शब्द जो है मेन डिपेंड करता है। तो क्रिया और सीखना बहुत फर्क हो गया, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी, और ये चौथा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल कट जाता है, ये इस चीज़ से रिलेट ही नहीं करता। अब आता है पांचवा प्रश्न, क्लासिक अनुबंधन की रूपावली किसने दी थी। पहली बात तो ये, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन, ऑप्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यही बता देता हूँ किसने दिया था। कि रूपावली जिसमें यूसीएस पहले तथा सीएस बाद में आता है, उसे कहा जाता है। बताओ भाई क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नहीं पता, चलो देखते हैं। देखो, क्लासिक अनुबंधन की रूपावली जिसमें यूसीएस पहले तथा सीएस बाद में आता है, तो इसको क्या कहा जाता है। सीएस घंटी का यहाँ पे जो है निरूपित करता है, और यूसीएस अपने भोजन को। तो पहले भोजन फिर घंटी, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ, एक तो मैं बताता हूँ, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत है ना बेटा, वो पावलाव ने दिया था। ठीक है, पावलाव यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ये आपसे पूछ लिया जाए कि क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलाव ने दिया था। उसके बाद बात आती है कि इसने जो ये इसके प्रकार बताए थे अनुबंधन के, वो किस तरीके से बताए थे। तो पहली बात तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे, एक होता है आपका अग्रवर्ती, ठीक है, एक होता है आपका, दूसरा होता है आपका पश्चगामी। पश्चगामी या इसे हम बोलते हैं पिछड़ा। ठीक है, पिछड़ा अनुबंधन। तो ये दो हो गए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया है, देखो, विलंबित दिया है, चिह्न दिया है, पिछड़ा अनुबंधन दिया है, समकालिक अनुबंधन दिया है। तो ये जो अग्रवर्ती अनुबंधन है, ठीक है, अग्रवर्ती अनुबंधन आपका, इसी के दो प्रकार आ जाते हैं आपके, एक विलंबित और एक समकालिक। समकालिक को हम, ये रहा समकालिक और ये रहा विलंबित, तो ये किसके प्रकार है, ये है अग्रवर्ती के प्रकार। ठीक है, ये अग्रवर्ती के प्रकार आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका चिह्न अनुबंधन और पिछड़ा अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विलंबित क्या होता है, चिह्न क्या होता है, पहले तो इन सब की चर्चा है, अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं एक नए पेज पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले तो हम समझते हैं विलंबित क्या होता है। तो विलंबित में क्या होता है बेटा, विलंबित में सीएस के जस्ट बाद, यानी तुरंत बाद हम माने, तो तुरंत बाद यहाँ पे यूसीएस आता है। सीएस के जस्ट बाद, हम यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यूसीएस के बाद सीएस आ रहा है यहाँ पे प्रश्न में, तो ये ऑप्शन तो पहला तो अपना नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा समकालिक ऑप्शन। ठीक है, तो समकालिक में क्या होता है बेटा, समकालिक में ये होता है कि सीएस व यूएस एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं। ठीक है, तो एक साथ का हमारा सवाल में कोई चर्चा नहीं है, तो ये समकालिक में एक साथ हो गया। उसके बाद आता है अपना चिह्न बेटा। तो चिह्न में क्या होगा, चिह्न में देखो, चिह्न में ये होता है कि सीएस व यूएस, सीएस व यूएस में कुछ गैप देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ गैप होता है। और जो ये जस्ट बाद आता है ना, तुरंत बाद, ये वाला पहला, इसमें कितने, मतलब 2 सेकंड इसमें लास्ट लग सकते हैं, 2 सेकंड का समय होता है इसमें। और इसमें ज़्यादा है, चेन में इसमें ज़्यादा हो सकता है 2 सेकंड से, तो वो चेन हो जाएगा। समकालिक में सीएस व यूएस एक साथ आते हैं। अब रह गया अपना एक लास्ट ऑप्शन, वो रह जाता है अपना, चलिए सवाल पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। लास्ट रह जाता है अपना पिछड़ा अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन बोल देते हैं। तो मैंने आपको बताया, अग्रवर्ती जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अग्रवर्ती के,
एक तो हो गया आपका समकालिक और एक हो गया विलंबित, ठीक है। उसके बाद आपका चिह्न रह गया और पिछड़ा अनुबंधन रह गया। चिह्न में आपका क्या होता है कि जो ये मैंने आपको अभी बताया, चिह्न में जो आपका सी एस व यूएस है उसमें कुछ गैप होता है, और पिछड़ा अनुबंधन का मतलब हो गया कि यूसीएस पहले आता है और सीएस बाद में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पिछड़ा अनुबंधन। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी ताकि आपके लिए सुविधा रहे। ये ध्यान से पढ़ लेना, मैंने बताया है, एक बार वीडियो फिर से देख ले बैक करके, मैंने सारी चीज़ बताई हैं। अब मैं एक बार फिर से और बता देता हूँ। सीएस के जस्ट बाद यूसीएस आना विलंबित। चेन में क्या होता है, सीएस और यूसीएस में थोड़ा गैप होता है। फिर आता है कि पिछड़ा, पिछड़े में जो आपके सवाल में दिया गया है यूसीएस पहले आएगा सीएस बाद में आएगा। समकालिक में क्या आता है, समकालिक में दोनों एक साथ आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटसन के द्वारा अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है। छठा क्वेश्चन। तो इसमें तो सामान्य सी बात है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, उद्दीपक सामान्यीकरण आ जाएगा इसमें, ठीक है। यही ऑप्शन इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, सातवां, ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है बेटा, देखो, जिस पुनर्भरण अनुसूची के प्राणी में प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्भरण मिलता है उसे कहा जाता है। मतलब किसी अनुक्रिया को करने के बाद आपको पुनर्बलन मिल रहा है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें दो पुनर्बलन होते हैं बेटा, मैं प्रकार बताता हूँ पहले आपको। इसमें एक तो होता है सतत और एक होता है आंशिक। अब आंशिक के वैसे दो प्रकार होते हैं, फिर उनके भी दो दो प्रकार होते हैं, तो हमें तो इतना डीपली जाना नहीं है। लेकिन जो आंशिक के दो प्रकार होते हैं वो इसमें दिए गए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक अंतराल है, एक अनुपात है, ये दो इसके हैं। और ये आंशिक के हैं, इसके ये दो जो है वो सब टॉपिक बोलते हैं हम, वो है ये इसके दो प्रकार है, टाइप है। और ये जो दो हैं ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, कोई भी मान लो। जैसे हमें अब दो प्रकार है इसके पुनर्मंडल के, एक आंशिक और एक सतत। आंशिक के फिर दो प्रकार हैं, अंतराल और अनुपात। अब इनमें आपको समझना क्या है कि पहले मैं बताता हूँ सतत क्या होता है। सतत ये होता है पुनर्बलन के बाद, सॉरी वो अनुक्रिया के बाद आपको, अगर सही अनुक्रिया के बाद आपको पुनर्बलन दिया जाता है उसे सतत कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आंशिक जो है पुनर्बलन। आंशिक के फिर दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आंशिक के दो प्रकार में एक अंतराल है, एक अनुपात है। अंतराल अनुपात है वो संख्या को निरूपित करता है कि निश्चित संख्या के बाद आपका पुनर्बलन दिया जाएगा आपको। अंतराल है वो आपको निश्चित समय के बाद आपको एक पुनर्बलन है वो दिया जाएगा। ये नाम मुझे नहीं आता यार, क्या नाम रखा है, ठीक है। पुनर्बलन आपको दिया जाता है निश्चित अंतराल के बाद, और एक है अनुपात के बाद। तो मैंने दोनों बता दिया, अनुपात संख्या को निरूपित करेगा, अंतराल आपका समय को निरूपित करेगा। सत्य है वो आपका ये क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये सतत होगा। और आंशिक के ये दो प्रकार हैं जो मैंने बता दिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आपको राइट आंसर टिक करना है, तो 7 नंबर में राइट आंसर 2 नंबर होगा, सतत पुनर्बलन सूची अनुसूची। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो वे कमजोर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है भाई बताओ। अब इसमें ये जो दो तीन नियम है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये जो नियम है, पहली बात तो जो आपका प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है उससे संबंधित है, ठीक है। ये अधिगम के नियम, और उसमें थांडोइक के ये नियम आ जाते हैं। फिर उसमें प्राथमिक नियम आता है। प्राथमिक में ये 3 नियम है, अभ्यास का नियम है, ठीक है, प्रभाव का नियम है, और तत्परता का नियम है, ठीक है। ये 3 नियम आ जाते हैं। सादृश्यता का नियम है वो थांडोइक का जो है वो गुण नियम है। थांडोइक के सीखने के 2 नियम थे, प्राथमिक और गुण। तो ये सादृश्यता है, ये गुण का है, ये तीनों पार्ट है जो प्राथमिक के हैं। अभी मैं आपको ये तीनों पार्ट बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो वे कमजोर हो जाते हैं। तो ये होता है बेटा प्रभाव का नियम, ठीक है।
तो पहली बात तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इसमें प्रभाव का नियम होता है। अभ्यास का नियम क्या होता है, कोई बताएगा? अभ्यास का नियम होता है श्रम का नियम बोलते हैं हम जिसे। और तत्परता का नियम क्या होता है? तत्परता का नियम होता है बेटा क्या, बता जल्दी बताओ। जिज्ञासा का उत्पन्न होना तत्परता का नियम है, ठीक है। और वुडवर्थ ने इसे क्या बोला है बताओ? मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है वुडवर्थ ने इसे, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो लंबी हो रही है ना, थोड़ा सा जल्दी करें। चलो, कौन सा नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर आपको टिक करना है, व्यवहार परिमार्जन। इसमें और कोई सोचने लायक बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके आएगा। आपके लॉजिक टाइप क्वेश्चन आते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक प्रचुर पुस्तक किसकी है? तो भाई ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो पुस्तक है वो स्किनर ने लिखी थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्किनर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम होता है। सही अनुबंधन होने के लिए क्या होगा बताओ? सही अनुबंधन के लिए पहले आता है, पहले घंटी आएगी, फिर भोजन आएगा और फिर लार, ठीक है। ये कुत्ते पर किया गया प्रयोग था, तो इसमें पहले घंटी फिर भोजन, भोजन पे लार आती है। तो ये एक सही अनुबंधन है। तो यहाँ पे घंटी का संकेत होता है CS, भोजन का संकेत होता है US, और जो अपना लार है वो UR है। तो ये जो ऑप्शन में आपको सही मिल रहा है वो कर दो। तो CS में दो ऑप्शन है, दो में CS के बाद US यहाँ आ रहा है तीसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक कथन कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो प्रक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्नलिखित में सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है ये, ठीक है। तो 12 में दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरेका और आहा अनुभव, इसने कुछ जो है वो बताए थे कारक, ठीक है। आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये बता देता हूँ कि इसने कुछ तत्व बताए थे, जैसे यूरेका हो गया और आहा अनुभव, दो तो ये हो गए। उसके बाद आता है एक बुद्धि और आयु और कल्पना, ये कुछ शब्द हैं। और एक शायद प्रत्यक्षीकरण है, ऐसे कुछ करके 3-4 शब्द है। और दो ये रहे यूरेका और आहा अनुभव। तो इनका संबंध किससे है बताओ भाई? इनका संबंध है बेटा कोलर से। तो कोलर ने बताए थे ये शब्द। तो ये कुछ शब्द है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रक्रिया को सही क्रम है, बताओ। बांडुरा के जो है प्रेक्षण अधिगम में प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें बेटा देखो एक चीज बताता हूँ आपको। इसमें पहले ही पहले जो आता है वो आता है अवधान। तो आपको पहले तो बी टिक करना है, अवधान देखना है पहले कहाँ आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें अवधान आ रहा है, सब में अलग अलग है। ये ऑप्शन चेक किया करो। उसके बाद मैं बता देता हूँ, जैसे आपने ये तो ऑप्शन से तुक्का हो गया, मैंने बात तो ये है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा धारणात्मक, उसके बाद आएगा उत्पादन, उसके बाद आएगा विपणनात्मक। तो BCAD, BCAD इसमें सही है, सही है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी आपको बी मिल जाएगा, तो वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं फिर, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहले ऑप्शन देख लिया करो, क्या पता चूजी हो जाए जैसे इसमें हो गया था। उसके बाद है चिहन गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो है टोलमैन, ठीक है। टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? टोलमैन ने किस पर किया था भाई? चूहे पर किया था। अब चिंपैंजी पर किसने किया था? कोहलर ने, ठीक है। कोहलर ने चिंपैंजी पर किया ना, तो चूहे पर किया था वो टोलमैन ने। अंशों के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है। 5E लर्निंग मॉडल का चरण है यहाँ पे, 5E लर्निंग मॉडल। तो इसमें जो चरण होते हैं वो 6-7 चरण होते हैं। उसमें आपको कौन सा चरण पूछा है उसमें? हाँ ये और चीज़ है, सॉरी सॉरी सॉरी। 5E लर्निंग मॉडल के किस क्रमिक चरण को दर्शाता है? मतलब एक छात्र है वो अपने शिक्षक से सवाल पूछता है विषय को समझने के बाद। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। कैसे कि अन्वेषण तो होता है खोज, तो यहाँ पे खोज का तो कोई नामो निशानी नहीं है, इसको कट करो। मूल्यांकन होता है टीचर द्वारा लिया जाता है, तो इसका भी यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। एक छात्र अपने शिक्षक से सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो छात्र अपने शिक्षक से सवाल पूछेगा, वो क्यों पूछेगा? उसे मतलब उस विषय के बारे में ज़्यादा जानना है। तो यानी एक हम कह सकते हैं विस्तार, एक कह सकते हैं व्याख्या। व्याख्या भी वही है, विस्तार भी वही है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम सेम टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन जो होता है
वो होगा विस्तार। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इन दोनों ऑप्शन में, आप भी बता देना, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे विस्तार होगा, और इसकी जो आंसर की है वो भी यही कहती है कि विस्तार ही होगा। बाकी मेरे को ये भी लगता है कि व्याख्या भी हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर में क्या आता है? 18 में आएगा बेटा, अधिगम का निर्मितवाद विचार नहीं है। तो बताओ, अधिगम का निर्मितवाद विचार कौन सा नहीं है? जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है। एक चीज मैं बता दूं कि बार बार दोहरा कर याद करना रटन प्रक्रिया पर कभी भी अधिगम जोर नहीं देता। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, 18वें में पहला। उसके बाद और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक अंतक्रिया द्वारा सुगम होता है, सही है। सारे ऑप्शन सही है, पहला गलत था। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो विशिष्ट गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, बताओ भाई। होती है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, इसको देखेंगे बाद में। अधिगम की प्रक्रिया लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हमें सूझ से समस्यात्मक परिस्थिति का मतलब ये है कि हमें अगर समझना है तो कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए। समस्या होगी तभी हमारी रुचि बनेगी उससे समझने के लिए, वरना कहाँ बनेगी। अधिगम प्रक्रिया क्या यंत्रवत होती है बेटा, बताओ जल्दी। नहीं होती, अधिगम प्रक्रिया सतत होती है, ध्यान रखना। तो वो अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत वाला दूसरा ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताओ वही। अब ये प्रवर्तक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रवर्तक और परिभाषा, इनको रटने का कोई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे वर्दीमीर हो जाएगा इसमें, वर्दीमीर एवं अन्य। निम्नलिखित में से कौन सी गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? अब ये एक साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपर की अवस्था और नीचे की अवस्था, चाहे आप कोई भी मतलब सिद्धांत है जिसमें ये त्रिकोण वगैरह देते हैं ना, उनमें ऊपर की अवस्था और नीचे की अवस्था पूछी जाती है, या प्रथम चरण या अंतिम चरण। तो यहाँ पे दो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, प्रथम कौन सा होता है और अंतिम कौन सा होता है। तो यहाँ पे पूछा है उच्चतम, यानी प्रथम की बात करें अपन। ठीक है, 21वें में उच्चतम पूछता है। तो उच्चतम तो है जो है आपका, वो है समस्या समाधान अधिगम, पहला। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब बात आती है कि सर निम्नतम कौन सा है फिर? ठीक है, निम्नतम, ये तो उच्चतम था, निम्नतम कौन था, कौन सा है? निम्नतम है बेटा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम यहाँ पे आपका निम्नतम है। ओके, ये संकेत अधिगम का क्वेश्चन ही आगे। संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है ये बताओ भाई। 22वें में क्या आंसर होगा? ये जाना जाता है, ये आपको मैं बता दूं, अगर आप बुक देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से ना मिले, जिसमें ये ऑप्शन, इसमें ये है ऑप्शन परंपरागत समानता अधिगम। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट है, और ये बुक में मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी, तो मैंने अशोक पारिक सर की पढ़ी थी, अब वो किसी किसी में हो तो पता नहीं। इसका मैंने देखा था, इसका आंसर ये है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरीके से है, ये आप थोड़ा सा चर्चा का विषय मान सकते हैं, किसी को पता हो तो बता देना। नेक्स्ट चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और कौशल का अधिगमंत्रण उसके उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, यानी हम जो है सीधे हाथ से लिखते लिखते उल्टे हाथ से लिखने लगते हैं और उसमें कोई हमें ज़्यादा समस्या नहीं होती, तो उस कौशल को क्या कहते हैं? उस कौशल को कहते हैं बेटा द्विपार्श्विक स्थानांतरण, कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए। तो द्विपार्श्विक यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में सही है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा, उल्टे हाथ से ये लिखा गया है और यहाँ पे उल्टा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं देख के शब्द मिल रहे हैं तो कर दें अपन। ओके, अब 24वें प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। यानी वही बात है कि मतलब हमने इसमें अगर किसी को कांटा चुभ गया तो वो लाल पोशाक और लाल मतलब कोई चीज है उसको देख के, मतलब लाल चीज को वो क्या मानता है, उद्दीपक मानता है। ठीक है, मतलब वो चीज उद्दीपक है।
तो वो उद्दीपक जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन उसमें राइट था। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम क्या है? भाषा विकास का बताओ भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुकूलन तथा पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन राइट है। पावलोव ने एक घंटी बजाई और उसके 2 मिनट बाद उस कुत्ते के सामने मांस की एक प्लेट प्रस्तुत की, यह व्यवस्था क्या कहती है? अब मैंने ये इनका प्रकार विस्तार से समझाया है आपको, क्या होगा बताओ भाई। 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद क्या हो जाता है बताओ। तो यहाँ पे होता है अवशेष अनुबंधन। ठीक है, कुछ सामने बात आई, ये मैंने आपको 3 बताई दिए थे उसमें, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अवशेष अनुबंधन ये होता है 2 मिनट बाद कुत्ते के सामने मांस की एक प्लेट प्रस्तुत की गई, घंटी बजने के 2 मिनट बाद। निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय का संबंध प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक CLL से है? बताओ। इसमें तो सीधा सीधा ऑप्शन है अंतर्नोद, तो ये ऑप्शन राइट है। तो वीडियो कैसी लगी? सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, और कमेंट करके जाना। और बाकी टेस्ट सीरीज भी हम लाएंगे इसमें, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।